अस्सलाम वालेकुम, शरीफा यास्मीन आपके साथ। और जिस सेगमेंट में आपको हमारा साथ है वो है doctor.com। खास तौर पर खवातीन के लिए ये सेगमेंट है। जी हाँ, इसमें डॉक्टर हिना मेरे साथ होती हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा की तरह बिल्कुल बताएंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके साथ साथ सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। आज हमारा टॉपिक है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। अब प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जानते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्यों की जाती है डॉक्टर, पहले तो ये बताएं होती क्या है? प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग ये होती है कि प्रेग्नेंट होने से पहले किसी भी कपल को थोड़ी सी गाइडेंस दी जाती है प्रेगनेंसी के हवाले से। स्पेशली इसमें जो लोग जो मतलब कि यंग लड़कियां होती हैं जो शादी के फ़ौरन बाद प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, या बहुत सारी लड़कियां ये चाह रही होती हैं कि वो फ़िलहाल कुछ अरसे तक प्रेग्नेंट ना हो, तो वो उनको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग ये होती है लोगों को इस तरह से गाइड करें कपल्स को कि वो एक स्मूथ प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स लेके चल सकें और उसके बाद एंड हो इन एन हेल्दी आउटकम। और उसमें ये होता है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके प्रीवियस बेबीज जो हैं वो प्रीवियस आउटकम्स पुअर होते हैं, यानी कि उनको कंटिन्यूस अबॉर्शंस हो रहे होते हैं, या इवन अगर एक भी अबॉर्शन हो जाता है तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, बहुत एंशियस होती हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है उनको नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने के लिए। तो वो कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहती हैं या वो डिस्कस करना चाहती हैं कुछ चीज़ें, तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर सकती हैं प्रेग्नेंट होने से पहले। तो इन सब चीज़ों को, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम स्क्रीन आउट करना चाहते हैं जिनकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता। कुछ पेशेंट्स होती हैं जिनको कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वो दवाएं खा रही होती हैं, उनकी एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके अलावा मतलब कि हेल्दी आउटकम की तरफ जो भी हमें चीज़ें लेके जाती हैं उससे रिलेटेड हम इसमें काउंसलिंग करते हैं कपल्स। इसमें क्या क्या चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं या चीज होती है ना जो बताना हमें होता है, इनफैक्ट पर्पस क्या होता है इसका? जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होती है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मदर की हेल्थ होती है, मतलब फीमेल की हेल्थ होती है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती है बेबी की हेल्थ को। तो इसलिए मदर की हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस होता है इसमें, जिसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। 3 to 4 थिंग्स मैं कहूँगी, जिसमें सबसे पहले द लाइफ स्टाइल ऑफ द मदर जिसको हम डिस्कस करते हैं। सेकेंडली द न्यूट्रिशनल बैलेंस ऑफ द मदर, मतलब कि वो क्या न्यूट्रिशन ले रही हैं, वो बैलेंस डाइट है उनकी या नहीं है, ये फोकस होता है इस पर। और थर्डली BMI के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। एंड फोर्थली जो भी रिस्क फैक्टर्स अगर प्रेजेंट हैं उनको एड्रेस करते हैं, या फिर हम स्क्रीन आउट करते हैं कि कहीं कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं। अच्छा, BMI का आपने जिक्र किया। अब BMI किसी का ज्यादा होता है किसी का कम, दोनों केसेस में क्या हो सकता है? BMI जिसको ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, जिसमें हम हाइट और वेट की मेजरमेंट्स लेके एक इंडिविजुअल का BMI कैलकुलेट करते हैं। और नॉर्मल BMI जो है वो 19 to 24 होता है। अब कुछ लोगों का BMI जो है वो 19 से कम होता है, जिसको हम लो BMI कहते हैं, और कुछ का 24 से ज़्यादा होता है तो उसको हम रेज्ड BMI कहते हैं। अगर BMI किसी का बहुत कम है तो क्या मसला हो सकता है? अगर BMI कम होता है तो उसके चांसेस ये होते हैं कि लो बर्थ वेट बेबी होगा, यानी कि बच्चा जो पैदा होगा उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होगा। और प्री टर्म लेबर में जा सकती है वो, इनके टाइम पूरा होने से पहले, जैसे 9 मंथ्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, पहले ही उसको लेबर में चली जाती है और प्री मेच्योर बेबीज के पैदा होने के चांसेस होते हैं। और फिर जब प्री मेच्योर बेबी ज़्यादा होता है तो मतलब ज़्यादा प्री मेच्योर बेबी होता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक, और अगर ज़्यादा हो तो? और अगर ज़्यादा हो तो फिर दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और फिर सारी कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी, यानी कि बेबी के लिए भी, वो सब हमें एड्रेस करनी पड़ती है। अच्छा, न्यूट्रिशन की बात की तो कुछ मेडिसिन होती हैं जो कहा जाता है कि आप 30 क्रॉस कर लें तो आप खाना शुरू कर दें, लेकिन अब जाहिर सी बात है जो प्रेग्नेंट खातून हो रही हैं वो 30 प्लस की भी हो सकती हैं, वो टीनेजर भी हो सकती हैं, वो 20s में भी हो सकती हैं। तो कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे अमूमन लड़कियां जो हैं उनको खून की कमी भी होती है, विटामिन D का जो एक लेवल होता है वो भी बड़ा डाउन होता है, क्या सजेस्ट करेंगे?
मेडिसिन तो नहीं कहेंगे, इनको हम फूड सप्लीमेंट्स कहेंगे। दे आर नॉट बेसिकली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीथिंग, लेकिन अगर कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है, इनसफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर, तो उसको वो फुलफिल करती हैं, तो ये फूड सप्लीमेंट्स कहलाते हैं। और इसको हम पहले से खुद से खाने के लिए नहीं कहेंगे। सबसे पहले तो हम न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे एक लड़की का, कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब शादी होने वाली होती है तो लड़कियां डाइट पे चली जाती हैं विदाउट एनी एक्सपर्ट एडवाइस। मतलब कि उनको कोई किसी न्यूट्रिशनिस्ट से वो एडवाइस नहीं लेती, किसी से कुछ नहीं पूछती हैं। और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो मुझे पता है वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर देती हैं, और एज अ रिजल्ट उनको बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं। और शादी के फौरन बाद अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर उन डेफिशिएंसीज का डायरेक्ट इफेक्ट बेबी के ऊपर होता है। डाइट, उनकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें उनकी कैलोरिक इंटेक जो है वो बहुत बैलेंस होना चाहिए, जिसमें कंप्लीट उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हों, फुल प्रोटीन्स की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, जितने भी हमारे पास वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सब के रिक्वायरमेंट्स मीट होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द न्यूट्रिशनल स्टेटस जिसको हम डिस्कस करते हैं। और फिर BMI हमने डिस्कस कर लिया, दैन दिस इज़ द न्यूट्रिशनल स्टेटस। इससे भी BMI पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब आपकी डाइट अगर कैलोरीज आप बहुत ज़्यादा ले रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका BMI इंक्रीज होगा, आपका वेट गेन होगा। तो आपको अपना वेट प्रेग्नेंट होने से पहले कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर गेन वेट के साथ प्रेगनेंसी होती है तो ओबेसिटी के साथ तो हर चीज़ मतलब कि वो मुश्किल करेगी, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हर हाल में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम लाइफ स्टाइल को डिस्कस करते हैं। लाइफ स्टाइल में ये है कि आपकी स्लीपिंग हैबिट्स क्या हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से टाइमली नहीं सो रहे रात में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर आपके हार्मोन्स काफ़ी इम्बैलेंस रहते हैं, और हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्डली, लाइफ स्टाइल में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। हमारे यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेशली यंग गर्ल्स में तो बिल्कुल है ही नहीं कॉन्सेप्ट। डाइट का कॉन्सेप्ट है, डाइट कर लेंगे पूरा पूरा दिन, और डाइट भी बहुत गलत तरीके से कि पूरा पूरा दिन खाना छोड़ देंगे, विच इज नॉट राइट। और वट एवर जो भी है, मतलब कि दिस इज नॉट इनफ, मतलब कि वो आपको पूरी आपकी रिक्वायरमेंट, पूरी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है उससे, एंड दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। वो आपको अंडर सुपरविजन डाइट करनी चाहिए अगर आपको करनी है, एंड यू मस्ट टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दैट। और आपको अपना स्लीपिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज की हैबिट्स, एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, चाहे लाइट ही करें। और स्पेशली मैं देखती हूँ जो यंग लड़कियां हैं, अगर उनका वेट पहले से कम है तो उन्हें लगता है कि वो एक्सरसाइज करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज जो है वो आपकी सिर्फ बॉडी को एक हेल्दी नहीं रखती, वो आपके माइंड को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती है। आपके हार्मोन्स की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्दी उसमें होती है। और जितना आप अपनी हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, जितना फोकस आप करेंगे, उतना आपकी बेबी हेल्दी होगा, और आपको बहुत स्मूथ प्रेगनेंसी आपकी गुजरेगी, और बहुत ज़्यादा आपका हेल्दी आउटकम होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपने कहा तो मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट उस समय मेरे चेहरे पे थी, क्योंकि एक सवाल जो है ना वो मेरे दिमाग में खुदक रहा था। वो ये कि जब भी कोई खातून फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो घर में जो भी सीनियर तो कहते तुम डबल खाओ, तुम्हें 2 लोगों का खाना है, तो वो तो वेट पता नहीं कहाँ जाता है उसके बाद। नहीं, डेफिनेटली उसमें ये कि आपको भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है प्रेगनेंसी में, और आपको हेल्दी खाना चाहिए। थोड़ी सी क्वांटिटी भी आपकी बढ़ जाती है, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बिल्कुल आप हर चीज़, और 2 लोगों का खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक वो छोटा सा बेबी है, अभी तो वो डिवाइड हो रहा है, अभी तो वो बन रहा है, तो उसको इतने ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है जितनी आपको खाने की ज़रूरत है। तो वो एक आदमी का खाना नहीं खा सकता। इवन बच्चा पैदा होने के बाद भी पूरे एक आदमी का खाना नहीं खा सकता, तो वो पेट के अंदर कैसे खा सकता है एक आदमी का? बिल्कुल जी, 2 लोगों के खाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी डेफिनेटली आपको डाइटरी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है, एंड यू मस्ट मीट देम। और इसके अलावा प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में यही हो रहा होता है कि हम सबसे पहले वो आपकी डेफिशिएंसीज चेक कर रहे होते हैं, जो कि हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है विटामिन डी एंड कैल्शियम की। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो हमारे लोग इतना ज़्यादा धूप में नहीं जाते, स्पेशली औरतें, और वो धूप से बच के चल रही होती हैं, और बहुत सारी औरतें हैं जो कि, और हमारे कपड़े कुछ ऐसे होते हैं कि हम कवर्ड रहते हैं, तो इस वजह से भी सनरेज इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती। तो इस वजह से विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, और उसके तो हम उसको मीट करने के लिए अगर पहले हम टेस्ट करवा के देखते हैं, अगर वाकई में डेफिशिएंट है तो फिर उस हिसाब से हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं कैल्शियम के और विटामिन डी के। इसके अलावा वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉलिक एसिड।
फॉलिक एसिड कम से कम प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। छोटी सी एक गोली आती है 5 मिलीग्राम की, जो कि पर डे 5 मिलीग्राम इज मोर देन सफिशिएंट इन अ हेल्दी गर्ल। अगर कोई यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि चलिए, क्योंकि उसमें कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो एब्नॉर्मेलिटीज के साथ जो पैदा होते हैं, खासतौर पे जो दिमागी तौर पे एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं, दिमाग सही से नहीं बनता, वो फॉलिक एसिड से बनता है। तो डेफिशिएंसी जो हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन है वो है एनीमिया, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी अगेन, एक तो डाइट हमारी लड़कियों की प्रॉपर नहीं होती, तो इस वजह से फिर वो थोड़ा सा मीट खाना अवॉइड करती हैं लड़कियां। अगर मीट नहीं खा रही तो फिर उसके सब्स्टिट्यूट में वो वाली वेजिटेबल्स भी नहीं ले रही होती, फ्रूट्स भी नहीं ले रही होती जो कि आयरन कंटेनिंग होते हैं। तो उनको अगर वो नहीं खा रही मीट, या अगर वो वेजिटेरियन है, वीगन्स हैं, तो फिर उनको कम से कम एटलीस्ट वो वाली वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच है, हमारे पास फ्रूट्स हैं, बीट है, एप्पल्स हैं, अनार है, तो ये सब चीज़ें वेजिटेबल्स उनको ज़रूर लेनी चाहिए ताकि वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके आयरन की। और अगर आयरन बहुत ज़्यादा लो है तो फिर हम आयरन की टैबलेट फॉर्म में आती है, हम वो देते हैं ताकि आयरन लेवल्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाए बिफोर शी प्लान्स द प्रेगनेंसी। देन आयोडीन इज अनदर इशू। आयोडीन एक और ऐसा मिनरल है जिसकी काफ़ी डेफिशिएंसी हमारे यहाँ पाई जाती है, जो कि फिर डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट करता है। तो लेकिन आयोडीन हमारे पास फोर्टिफाइड सॉल्ट्स होते हैं, आयोडाइज सॉल्ट्स जो होते हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट, उससे हमारी मीट हो सकती है रिक्वायरमेंट्स। देन हमें और बहुत सारी चीज़ों को स्क्रीन आउट करना होता है। बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एज़मा है, एपिलेप्सी है, हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म है। ये सब वो बीमारियां हैं जो कि किसी में भी प्रेजेंट हो सकती हैं प्रेग्नेंट होने से पहले। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि वो डायबिटिक है, उनको हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म है, वो एपिलेप्टिक है, या उनको एज़मा है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल स्क्रीन आउट करके हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनमें से कोई ऐसा रिस्क फैक्टर प्रेजेंट तो नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। देन बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं लाइक हेपेटाइटिस, रूबेला इज जर्मन मीजल्स एंड STDs होती हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं। उन सबको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको हम स्क्रीन करते हैं। जहाँ वैक्सीनेशंस की ज़रूरत होती है हम प्रेग्नेंट होने से पहले वैक्सीनेट करते हैं मदर को, हेपेटाइटिस के लिए भी, रूबेला के लिए भी, और जहाँ भी जिस चीज़ के लिए भी ज़रूरत होती है वैक्सीनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल जैसे कोविड बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट होना चाह रहा है और अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करे और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो भी अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं कोविड के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉन प्रेग्नेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे G6PD एंड थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, इनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम इसकी भी स्क्रीनिंग करके देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ थैलेसीमिया को रूल आउट करना होता है, क्योंकि थैलेसीमिया इज़ वेरी कॉमनली प्रेजेंट। हम थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग तो प्री प्रेगनेंसी क्या प्री मैरिटल होनी चाहिए, शादी से पहले होनी चाहिए। और जब 2 थैलेसीमिया माइनर के वाले लोग जब उनकी शादी होती है तो चांसेस जो है वो थैलेसीमिया मेजर बेबी पैदा होने के 50% बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर हिना, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, आपने बता भी दिया कि क्या क्या करना है। अब ये बताएं और कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं करनी जिसमें इतना बड़ा क्रॉस है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, बैड लाइफ स्टाइल आपका है, बैड स्लीपिंग हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज नहीं करने की हैबिट्स, उन सबको आपको क्विट करना होगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना होगा, स्लीपिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना होगा, ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना होगा। नो जंक फूड, नो प्रोसेस्ड फूड, नो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना, मैंने कहा वट एवर जो भी आपकी हेल्थ के लिए बुरा है वो आपको नहीं करना। और अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट्स हैं लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यूजुअली ड्रिंकिंग तो हमारे इतनी नहीं होती, बट यू नेवर नो, कुछ लोग करते भी हैं। स्मोकिंग तो खैर इज क्वाइट कॉमन, तो स्मोकिंग को आपको क्विट करना होगा, ड्रिंकिंग को क्विट करना होगा। और अगर किसी और किस्म की किसी भी किस्म की एडिक्शन है तो उसको हर हाल में क्विट करना होगा, इवन बिफोर यू प्लान अ प्रेगनेंसी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो बेबी के ऊपर जाएगा। और बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं और ऐसे लाइफ लॉन्ग इश्यूज हो जाते हैं जो कि फिर ट्रीटेबल नहीं होते, जो कि सही नहीं हो सकते। डिपेंडेंट बेबीज होते हैं एंड स्पेशल बेबीज पैदा हो सकते हैं, तो दिस इज
ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अपनी हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, एपिलेप्टिक है, किसी को हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है, एज़मा है, किसी भी किस्म की एलर्जीज हैं या और कोई भी बीमारी है, तो उसको उसकी ऑलरेडी आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उन मेडिसिन के डोजेस को एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। तो यू मस्ट टेक दोज मेडिसिन टू योर गायनेकोलॉजिस्ट और आप उन सारी मेडिसिन को एडजस्ट करवाइए और अपने जो भी फिजिशियन है जिससे आपकी ट्रीटमेंट चल रही है उनसे भी डिस्कस कीजिए। और म्यूचुअल डिस्कशन के बाद आपके डोजेस एडजस्ट होते हैं। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में कुछ ऐसी डायबिटीज़ की मेडिसिन होती हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि वो फीटस पे अफेक्ट करती हैं, और कुछ और दूसरी मेडिसिन भी होती हैं दूसरी बीमारियों की, उसकी वजह से भी फीटस पे बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा होता है, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हमें बंद करवानी पड़ती है। कुछ मेडिसिन उनके ऑल्टरनेटिव्स देने पड़ते हैं, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं लेकिन उनके डोजेज एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका लॉस ऑफ प्रेगनेंसी का भी, और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बेबी एंड एबनॉर्मलिटीज़ इन बेबी का भी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। तो ऑलवेज गो फॉर प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एटलीस्ट 2 to 3 months बिफोर गेटिंग प्रेगनेंट। उसके बाद आप प्रॉपरली प्लान करें प्रेगनेंसी को, ताकि फिर वो आपके 9 months बहुत ज़्यादा स्मूथली गुजरे और आपको हेल्दी आउटकम मिले। ठीक है डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल के साथ आपने प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के हवाले से बताया है ना, आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा वीलॉग एंड हो रहा है, हम फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।